गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और लास्ट वीडियो में हम महाराणा कुंभा के बारे में जान रहे थे। उसमें उनकी प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में भी जाना, कुछ राज्यों के साथ उनके किस तरह से संबंध थे, खासतौर से मारवाड़ और बूंदी के साथ, जो हम लोग लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर पाए थे। ठीक है, तो अब जो हम बात करेंगे वो सिरोही और आबू के देवड़ा चौहानों के साथ संबंध कैसे थे उसके बारे में बात करते हैं। कुंभा के सिरोही और आबू के देवड़ा चौहानों के साथ महाराणा कुंभा के संबंध। महाराणा कुंभा के नेतृत्व में महाराणा लुम्बा के नेतृत्व में देवड़ा चौहानों ने अर्बुदाचल के पहाड़ी क्षेत्र पर 1311 ईस्वी के आसपास अपना अधिकार कायम किया। तत्पश्चात 1405 ईस्वी में महाराव शिवभावन ने शिवपुरी का निर्माण करवाया और इसी नगर को अपने पहाड़ी राज्य की राजधानी बनाया। उसके पुत्र महाराव सैंसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। 1451 ईस्वी में सैंसमल की मृत्यु के बाद महाराव लाखा सिंहासन पर बैठा और उसने 1483 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार महाराणा कुंभा को सिरोही के दो शासकों सैंसमल और लाखा से निपटना पड़ा। सिरोही का महाराव सैंसमल प्रतिभावान होने के साथ साथ एक अवसरवादी शासक भी था। मेवाड़ के महाराणा मोकल की हत्या से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर उसने मेवाड़ राज्य के पिंडवाड़ा तथा उसके आसपास के कुछ गांवों पर अपना अधिकार जमा लिया। कुंभा के लिए मेवाड़ के इन गांवों को जितना आवश्यक था, परंतु यह तो आबू और सिरोही पर आक्रमण का बहाना मात्र था। वास्तविक कारण की चर्चा करते हुए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि महाराणा कुंभा जानता था कि गुजरात की ओर से उसके राज्य पर यदि हमले हो सकते हैं तो राजस्थान के पश्चिमी भाग से ही हो सकते हैं। आबू के प्रांत को राज्य का भाग बना लेने से उस ओर के मार्ग पर अवरोध हो सकता था। स्पष्ट है कि सिरोही पर आक्रमण करने का असली कारण आबू तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतकर वहां एक सुदृढ़ सीमा चौकी स्थापित करना था, ताकि गुजरात की तरफ से होने वाले आक्रमण को वहीं पर रोका जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखकर कुंभा ने अपने डोडिया सरदार नरसिंह को सिरोही पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सैंसमल मेरवाड़ी सेना के हाथों पराजित हुआ और उसने बसंतगढ़, भूला, आबू के आसपास का कुछ क्षेत्र और पूर्वी सिरोही का कुछ भूभाग महाराणा कुंभा को देना पड़ा। इसके अलावा उसे कुंभा की अधीनता भी स्वीकार करनी पड़ी। डॉक्टर ओझा और हरविलास शारदा के अनुसार आबू पर भी कुंभा का अधिकार हो गया था, परंतु अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसे सही नहीं माना जा सकता। आबू पर देवड़ा चौहानों की छोटी शाखा का अधिकार बना रहा और कुंभा ने इस पर 1440 ईस्वी के बाद ही अधिकार किया होगा, क्योंकि इस समय तक देवड़ा चौहान चुंडा और डूंगर के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सैंसमल ने भी विपरीत परिस्थितियों से विवश होकर कुंभा की अधीनता स्वीकार की थी। हृदय से वह अब भी अपनी स्वतंत्र सत्ता को पुनः प्राप्त करना चाहता था, अतः उसने अपने सामंतों को कुंभा के अधिकारियों को खदेड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उसका इशारा पाकर आबू के देवड़ा चौहानों ने कुंभा के अधिकारियों को काफ़ी परेशान किया। ऐसी स्थिति में कुंभा को आबू पर आक्रमण करना पड़ा। देवड़ा चौहान पराजित हुए और इस बार कुंभा ने आबू पर भी अपना अधिकार जमा लिया। सोमानी ने बिना कोई परिणाम दिए लिखा है कि कुंभा ने 1443 ईस्वी में आबू अधिकृत किया था। आबू से निष्कासित किए जाने के बाद चुंडा और डूंगर ने सिरोही में शरण ली, परंतु सैंसमल ने इस समय महाराणा कुंभा से शत्रुता मोल लेना उचित न समझकर उन्हें आबू पर प्रत्याक्रमण करने में किसी प्रकार की सैनिक सहायता नहीं दी। सैंसमल की मृत्यु के बाद लाखा सिरोही का शासक बना। वह महाराणा कुंभा का दामाद था, अतः उससे सहायता की कोई उम्मीद न थी। इसलिए आबू के देवड़ाओं ने अब गुजरात के सुल्तान से सहयोग लेने का निश्चय किया। गुजरात के दरबार में उसका स्वागत ही हुआ। गुजरात के सुल्तान ने 3 बार सिरोही पर आक्रमण कर उसे रोंद डाला, परंतु कुंभा के जीवन काल में आबू पर अपना अधिकार जमाने में वह असफल रहा। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा द्वारा मेरों का दमन। मेर जाति के लोग बदनौर तथा उसके आसपास के गांवों में बसे हुए थे। महाराणा लाखा के समय में से ही वे मेवाड़ के प्रजा बन गए थे।
परंतु कुंभा के शासन के प्रारंभिक काल में उन्होंने विद्रोह करके स्वतंत्र होने का प्रयास किया। उनके नेता मुनीर उनका नेता मुनीर था। मुनीर को मेरे को स्वतंत्रता संघर्ष में पड़ोस की मुस्लिम रियासतों मालवा तथा गुजरात से सैनिक एवं आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद थी और इसी के भरोसे उन्होंने विद्रोह का झंडा फहराया था। कुंभा ने राव सुल्तान को उनका विद्रोह दबाने के लिए भेजा। राव सुल्तान ने कठोरता के साथ मेरो के विद्रोह को कुचल दिया और इस क्षेत्र पर मेवाड़ की प्रभुसत्ता को पुनः स्थापित किया। मुस्लिम रियासतों से मेरो का कोई खास सहायता नहीं मिल पाई और इस तरह से मेरो का पूर्णतः दमन कर दिया गया महाराणा कुंभा के द्वारा। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा के डूंगरपुर के साथ संबंध के बारे में। डूंगरपुर तथा जावर का क्षेत्र भी मेवाड़ राज्य का अधीन था, परंतु महाराणा मोकल की अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए इस क्षेत्र के शासक रावल गोपीनाथ ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मोकल के शासनकाल में वह क्षेत्र स्वतंत्र बना रहा। महाराणा बनने के बाद 1446 ईस्वी में कुंभा ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। कुंभा के आगमन की सूचना मिलते ही गोपीनाथ अपना राज्य छोड़कर भाग गया और बिना किसी खास प्रतिरोध के इस क्षेत्र पर कुंभा ने अपना अधिकार जमा लिया और आने वाले कई वर्षों तक डूंगरपुर मेवाड़ राज्य का एक अभिन्न अंग बना रहा। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा के पूर्वी राजस्थान के साथ कैसे संबंध थे। पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र दिल्ली के काफ़ी निकट है, इसलिए दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की दृष्टि से इसका विशेष सामरिक महत्व था। दूसरी तरफ दिल्ली पर अपना दबाव बनाए रखने की दृष्टि से ग्वालियर के शासक और मालवा के सुल्तान भी इस क्षेत्र को हस्तगत करने की लालसा रखते थे। इस क्षेत्र के स्थानीय कछवाहा सरदार अपने स्वतंत्र सत्ता को कायम रखने के लिए उत्सुक थे। चौहानों के पतन के बाद से ही इस क्षेत्र जिसमें कि जयपुर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर में मुसलमानों का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। बयाना और मेवात के क्षेत्रों पर तो पिछले कई वर्षों से मुसलमानों का शासन चला आ रहा था। रणथंभौर जैसे महत्वपूर्ण दुर्ग पर भी इस समय मालवा के सुल्तान ने अपना अधिकार जमा रखा था। कुंभा इस क्षेत्र को मुसलमानों के प्रभाव से मुक्त कराना चाहता था ताकि दिल्ली सल्तनत की ओर से होने वाले संभावित आक्रमण से मेवाड़ राज्य की सुरक्षा की जा सके। इसी उद्देश्य से उसने इस क्षेत्र पर कई बार आक्रमण किए और 1442 ईस्वी में उसने मालवा के सुल्तान से रणथंभौर का दुर्ग छीन लिया। यह उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस समय कायम खानी मुसलमानों ने कछवाहों की राजधानी आमेर पर जोरदार आक्रमण किया, जिसमें कछवाहा शासक उदरन परास्त हुआ। आमेर पर कायम खानियों का अधिकार हो गया। जब कुंभा को इसकी सूचना मिली तो उसने तत्काल आमेर पर चढ़ाई कर दी। कायम खानी बुरी तरह से पराजित होकर भाग खड़े हुए। महाराणा ने उदरन को पुनः आमेर के सिंहासन पर बैठाया। शायद टोंक एवं अलवर के क्षेत्र भी कुंभा के अधिकार में आ गए थे। अब बात करते हैं हम लोग महाराणा कुंभा की मृत्यु। महाराणा कुंभा के अंतिम दिन बीमारी में घटा यानी रोगग्रस्त रहा, उसमें रुग्णावस्था में गुजरे। उन्हें उन्माद रोग हो गया था और वे अब अपना अधिकांश समय भावादेव के निकट वाले जलाशय पर बिताने लगे थे। 1468 ईस्वी में एक दिन जब कुंभा हमेशा की भांति तालाब के तट पर भगवत भक्ति में निमग्न थे, तब कुंभा के बड़े पुत्र उदयकरण, जो इतिहास में उदा के नाम से प्रसिद्ध है, ने उनकी हत्या कर दी। उदा की इस जघन्य कृत्य के कारण शायद उसकी यह आशंका रही हो कि कुंभा अपने छोटे पुत्र रायमल को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत न कर दे। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मान्यता है कि उदा सिंहासन पर बैठने की प्रतीक्षा करते करते काफ़ी थक गया था। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार कुंभा के चाचाओं ने उदा को इस पाप क्रम के लिए उकसाया था। जो भी हो, महाराणा कुंभा जो कि अपने समय का एक बहुत प्रसिद्ध राजा रहा है, उसकी इस तरह से मृत्यु सही नहीं थी। आगे के वीडियो में हम लोग
महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या क्या रही हैं, उसका शिक्षा, उसका विद्या अनुराग, उसकी उपाधियाँ क्या क्या थी, और कुंभा का मूल्यांकन के बारे में हम लोग जानेंगे, वो किस तरह का राजा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में हम लोगों को ये महाराणा कुंभा का जीते हैं और कठिनाइयाँ, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें वीडियो में देख पाए हैं। तो बच्चों, ये महाराणा कुंभा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका किस परिस्थितियों में उदय हुआ और इसने क्या क्या काम किया, इसकी कौन कौन सी उपाधियाँ रही हैं, वो आगे की वीडियो के लिए हमारे पास में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, बहुत जल्द वो भी वीडियो आपके सामने आ रहा है।